नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आज न्यूज नाइट में हम आपको दिखाएंगे रामनाथ गोयनका स्मृति व्याख्यान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव व्याख्यान। क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री, हम इसको आपको लाइव दिखाएंगे। उसके अलावा आज उस बड़ी खबर का भी दिन है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला दिया है। बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में ट्राइब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। ढाका का यह फैसला सिर्फ अदालत का फैसला नहीं बल्कि लोकतंत्र, स्थिरता और न्याय तीनों पर एक बड़ा सवाल भी है। और इस बीच भारत का बयान, हम बांग्लादेश की शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस खबर को विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। इस पर खास मेहमानों के साथ विशेष चर्चा भी करेंगे। दिल्ली की बात करेंगे, जहां धमाका मामले में पकड़े गए आमिर राशिद अली को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। जांच में सामने आ रहा है कि वो आत्मघाती हमलावर उमर के साथ मिलकर साजिश रच रहा था। खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। वहीं बात होगी रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। और बिहार में चुनावी तस्वीर अब सरकार गठन में बदल रही है। जनादेश मिलने के बाद एनडीए ने नई सरकार की तैयारियां तेज कर दी है। तो इन खबरों से जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी हम आपको देंगे न्यूज नाइट में, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बांग्लादेश के अपदस्थ पीएम शेख हसीना को ट्राइब्यूनल ने ठहराया मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी, सुनाई मौत की सजा। शेख हसीना ने फैसले को बताया बदले की राजनीति से प्रेरित। बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के प्रति भारत प्रतिबद्ध। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए का एक्शन जारी। श्रीनगर में जसीर बिलाल बानी उर्फ दानिश गिरफ्तार। बम विस्फोट करने वाले आतंकवादी का था सहयोगी। बिहार में नई सरकार गठन की तैयारियां तेज। नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से की मुलाकात। सूबे में सीएम की ताजपोशी का जश्न बेहद जल्द। और आपको सीधे लिए चलेंगे रामनाथ गोयनका व्याख्यान, स्मृति व्याख्यान में के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। So it is our honor and privilege to have you with us today. And all of you, welcome to the 6th Ramnath Goenka lecture presented by the Indian Express. Hi, I'm Charulata Biswas, Deputy Chief Producer at the Indian Express, and I'll be the host for this evening. We extend our gratitude to our partners today, presenting partner 361, co-presenting partner Sanjay Kakre Group, associate partners SKF Elixir, Government of Uttarakhand, Government of Haryana, JK Lakshmi Cement, Rajhans Group, Reliance Digital, World Trade Center Mumbai, Tulip Group, DBS, Delhi Bookstore, broadcast partner ABP News. We will now present a short film on the life and legacy of our founder, Shri Ramnath Goenka ji. Can we please have the film? Freedom fighter, fearless publisher, nation builder. Ramnath Goenka was defined by the battles he chose to fight. Against the British before independence, against the government during the emergency, against the corrupt across several decades. Battles he fought often at the cost of himself, battles he fought to empower every citizen. कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में अपने कार्यक्षेत्र से भी बाहर अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन काल के बाद भी अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र की परिधि में
अपना स्थान बनाते हैं, अमरत्व को प्राप्त करते हैं, और वो नाम है रामनाथ गोयनका जी का। Ramnath Goenka was born on Akshaya Tritiya of 1904 in Darbhanga, Bihar. After his primary education, he moved to Calcutta and came under the tutelage of his maternal uncle Mahadev Lalji Dalmia. At 22, he moved to Madras to start trading in jute. There, Ramnath ji was influenced by Mahatma Gandhi's message of non-violent struggle. In response to Gandhiji's call for a pro-freedom English newspaper, the Indian Express was launched in 1932. It courageously gave voice to the millions of freedom fighters. The publications brought out by him during the pre-independence period and thereafter testify to his patriotic spirit and fearlessness. Fearless he was. During the Quit India movement, when Gandhiji was arrested and the press given gagging orders, Ramnath ji suspended the publication of the Express for a while. He said, "If we went on publishing, the Indian Express may be called a paper, but cannot be called a newspaper." At the dawn of independence, Ramnath ji was one of the members of the Constituent Assembly tasked with drafting India's constitution. As a member of the first Constituent Assembly, he was one of the founding fathers of the world's largest democracy. After independence, the Indian Express took to the role of nation building. Ramnath ji engaged some of the world's most recognized editors to bring in global standards to Indian journalism. He also played a leading role in creating the Press Trust of India. He was an imposing figure on the political scene. In the early 70s, the then Prime Minister, Indira Gandhi, split the Congress into Congress I and Congress O. Ramnath ji told her, "You're making a big mistake, Indu. Are you a friend or a foe? The choice is yours." In 1975, Mrs. Gandhi declared the emergency. हमें अपनी आजादी कायम रखनी है। Jayaprakash Narayan led a movement against the emergency with Ramnath ji's support. The government's approach to the press was to tame or take over. Several fraudulent cases of income tax violations were filed against the Express. This notice was sent to the Directorate of Advertising and Visual Publicity to stop advertising in all Express Group publications. Unlike today, in the late 70s, the government was the largest advertiser in the country. The money was exhausted. Government was putting pressure, no ads, no money was given, even being realized from private sector. To sell the ornaments of one's wife breaks one's heart. I said, "You, आपने कुछ बेचना पड़ा है क्या?" He said, "Yes, मुझको मैंने नेपाल में कुछ रखे हुए थे, वो बेचे कि मैं पेपर चला सकूं." That was the condition to which the paper had been reduced. During the emergency, all edits were vetted. One day when his edit was not cleared according to his liking, Ramnath ji published a blank editorial. The blank editorial became a global symbol of protest against censorship. The blank editorial published by the Indian Express during emergency under the leadership of Ramnath ji was perhaps one of the strongest protests ever published against censorship in India. The government forced him to resign from the board of his own company and appointed K.K. Birla as the chairman. An emotional Ramnath ji wrote to K.K. Birla, "Parting with the Express is like parting with my son." But Ramnath Goenka could never be kept apart from the Indian Express. He forced his way back in control as soon as the emergency was lifted. The newspaper group grew back in strength, always putting journalism first. बिजनेस और पत्रकारिता को अलग रखने का सबसे पहले अगर किसी ने देश में शुरुआत करी तो रामनाथ गोयनका जी ने की थी, और इसके लिए गोयनका जी को हमेशा याद किया जाएगा. The award instituted in his name is now the most coveted journalism award across the country.
Ramnath Goenka ji. Ramnath Goenka ji. Ramnath Goenka. Mr. Ramnath Goenka. Ramnath Goenka ji. Ramnath Goenka. Ramnath Goenka was the most fascinating gentleman that I ever knew. The man and the newspaper he founded inspire journalists in India and across the world. I invite Mr. Vivek Goenka, Chairman and Managing Director, the Indian Express Group, to give the welcome address. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, distinguished members of the government, opposition, leaders of our armed forces, honorable ambassadors, honorable justices, friends from public life and the media, and friends from the corporate world, it is my privilege to welcome you this evening to the 6th Ramnath Goenka Memorial Lecture. The lecture honors my father, who believed that a free press is essential to search for the truth, and that free speech itself is an enduring truth. Many believe that he is the warrior and the father of the free press in India. During the Quit India movement in 1942, he suspended the publication of the paper and said that it's better to shut down the paper than to give in to the powers that be. Because in the end, Express's trust is tuned by heartstrings and not purse strings. That remains and will remain our abiding principle. Your presence tonight, Prime Minister, gives this occasion deeper meaning. That you have chosen to speak in the name of Ramnath Goenka is a powerful reaffirmation that dialogue between the state and the free press remain the heartbeat of a confident democracy and can be with respect and conviction. Ramnath ji, as a member of our Constituent Assembly, was among the framers of the Constitution, and in its 75th year, we are reminded that democracy survives through daily acts of courage, by leaders who listen, by journalists who persist, and by citizens who care. In this context, this may just be a coincidence, but I believe that one needs to be highlighted. I was listening to your speech, Mr. Prime Minister, in Darbhanga, his birthplace, his Janmabhoomi, 1 full year before the Bihar election campaign started, when you announced the All India Institute of Medical Sciences there. I have no hesitation in saying that Ramnath ji would have agreed wholeheartedly with you when you talked about the brutality of poverty in the region, and yet its boundless hope, the people's energy and aspiration to realize the potential. Sir, you are the Prime Minister of the world's largest democracy. You embody the collective aspirations of 1.5 billion Indians. Your journey mirrors the relentless and restless energy that propels India forward. Over 25 years in public life,
Hardly any leader has experienced power from so many vantage points as Chief Minister, as Prime Minister, and now as a global leader. You have shown how conviction, joined with purpose, can transform the destiny of both citizen and nation. Your governance has focused on restoring to citizens the dignity of choice and the confidence of agency. As Chief Minister of Gujarat, you led many noteworthy and hugely successful initiatives. As Prime Minister, you have transformed India in many ways. A major infrastructure growth, particularly in connectivity, be it highways, railways, and airports, has boosted business, and more importantly, it has brought people closer. Your push for self-reliance in defense manufacture is an example of your foresight. Your foreign policy and strategic engagement is a demonstration of our self-respect. And from Jan Dhan to Swachh Bharat, to Ujjwala and Ayushman Bharat, to Pradhan Mantri Awas Yojana, to Jal Jeevan Mission, you have turned welfare into an empowerment, giving millions the freedom to choose, to aspire, and to act. Through Aadhaar, UPI, and digital inclusion, you have built a framework that connects the smallest entrepreneur, the remotest student, to the nation's shared future. These are not merely programs, they are expression of freedom. Echoing Ramnath Goenka's belief that progress and liberty are inseparable partners in nation building. This lecture series has over the years provided a platform for ideas that shape our moral imagination. Our last lecture was delivered by Bill Gates, someone whom you know well, who shared an inspiring blueprint to use technology for global cooperation in tackling climate change, in which India could play a significant role. Today, as the world's power equations are being rewritten, India under your leadership stands out. Ancient yet modern, confident in its heritage yet fearless in its embrace for the future. Your call for Atmanirbhar Bharat resonates deeply with Ramnath Goenka's conviction that the Indian mind must never outsource its courage or thinking. And so, as we gather here tonight, we do so in celebration of both your vision of a self-reliant India and the legacy of Ramnath Goenka, which is courage, fairness, and the belief that ideas are the true currency of freedom. On behalf of the Express Group and generations of journalists who draw strength from that legacy, it is my honor to welcome you, Honorable Prime Minister, to deliver the 6th Ramnath Goenka Memorial Lecture. I thank you once again. Thank you, Mr. Goenka. I request Mr. George Varghese, Group CEO, the Indian Express Group, to present the lecture memento and a shawl from Ahuja Sons to Honorable Prime Minister Narendra Modi. Following this, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will deliver the 6th Ramnath Goenka Lecture. विवेक गोयनका जी, भाई अनंत, जॉर्ज वर्गीस जी, राजकमल झा, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के सभी अन्य साथी, एक्सेलेंसीज,
यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज हम सब एक ऐसी विभूति के सम्मान में यहाँ आए हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता, अभिव्यक्ति और जन आंदोलन की शक्ति को नई ऊंचाई दी है। रामनाथ जी ने एक विजनरी के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर के रूप में, एक नेशनलिस्ट के रूप में और एक मीडिया लीडर के रूप में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को सिर्फ एक अखबार नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में भारत के लोगों के बीच स्थापित किया। उनके नेतृत्व में ये समूह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय हितों की आवाज बना। इसलिए 21वीं सदी के इस कालखंड में जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो रामनाथ जी की प्रतिबद्धता, उनके प्रयास, उनका विजन हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस व्याख्यान में आमंत्रित किया। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, रामनाथ जी गीता के एक श्लोक से बहुत प्रेरणा लेते थे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अव्याप्स्यसि। अर्थात सुख, दुख, लाभ, हानि और जय पराजय को समान भाव से देखकर कर्तव्य पालन के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। रामनाथ जी आजादी के आंदोलन के समय कांग्रेस के समर्थक रहे। बाद में जनता पार्टी के भी समर्थक रहे। फिर जनसंघ के टिकट पर चुनाव भी लड़ा। विचारधारा कोई भी हो, उन्होंने देश हित को प्राथमिकता दी। जिन लोगों ने रामनाथ जी के साथ वर्षों तक काम किया है, वो कितने ही किस्से बताते हैं जो रामनाथ जी ने उन्हें बताए थे। आजादी के बाद जब हैदराबाद और रजाकारों को उसके अत्याचार का विषय आया, तो कैसे रामनाथ जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद की। 70 के दशक में जब बिहार में छात्र आंदोलन को नेतृत्व की जरूरत थी, तो कैसे नानाजी देशमुख के साथ मिलकर रामनाथ जी ने जेपी को उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। इमरजेंसी के दौरान जब रामनाथ जी को इंदिरा गांधी के सबसे करीबी मंत्री ने बुलाकर धमकी दी कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तो इस धमकी के जवाब में रामनाथ जी ने पलटकर जो कहा था, ये सब इतिहास के छिपे हुए दस्तावेज हैं। कुछ बातें सार्वजनिक हुई, कुछ नहीं हुई हैं, लेकिन ये बातें बताती हैं कि रामनाथ जी ने हमेशा सत्य का साथ दिया, हमेशा कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, भले ही सामने कितनी ही बड़ी ताकत क्यों न हो। साथियों, रामनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि वे बहुत अधीर थे,
अधीरता नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। वो अधीरता जो परिवर्तन के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कराती है, वो अधीरता जो ठहरे हुए पानी में भी हलचल पैदा कर देती है। ठीक वैसे ही आज का भारत भी अधीर है। भारत विकसित होने के लिए अधीर है। भारत आत्मनिर्भर होने के लिए अधीर है। हम सब देख रहे हैं 21वीं सदी के 25 साल कितनी तेजी से बीते हैं। एक से बढ़कर एक चुनौतियां आई, लेकिन वो भारत की रफ्तार को रोक नहीं पाई। साथियों, आपने देखा है कि बीते 4-5 साल कैसे पूरी दुनिया के लिए चुनौतियों से भरे रहे हैं। 2020 में कोरोना महामारी का संकट आया। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितताओं से घिर गई। ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और सारा विश्व एक निराशा की ओर जाने लगा। कुछ समय बाद स्थितियां संभलना धीरे धीरे शुरू हो रहा था, तो ऐसे में हमारी पड़ोसी देशों में उथल-पुथल शुरू हो गई। इन सारे संकटों के बीच हमारी इकोनॉमी ने हाई ग्रोथ रेट हासिल करके दिखाया। साल 2022 में यूरोपियन क्राइसिस के कारण पूरे दुनिया की सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट प्रभावित हुआ। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसके बावजूद भी 2022-23 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तेजी से होती रही। साल 2023 में वेस्ट एशिया में स्थितियां बिगड़ी, तब भी हमारी ग्रोथ रेट तेज रही। और इस साल भी जब दुनिया में अस्थिरता है, तब भी हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। साथियों, आज जब दुनिया डिसरप्शन से डर रही है, भारत वाइब्रेंट फ्यूचर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आज इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं कह सकता हूं, भारत सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट ही नहीं है, भारत एक इमर्जिंग मॉडल भी है। आज दुनिया इंडियन ग्रोथ मॉडल को मॉडल ऑफ होप मान रहा है। साथियों, एक सशक्त लोकतंत्र की अनेक कसौटियां होती हैं और ऐसी ही एक बड़ी कसौटी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी की होती है। लोकतंत्र को लेकर लोग कितने आश्वस्त हैं, लोग कितने आशावादी हैं, ये चुनाव के दौरान सबसे अधिक दिखता है। अभी 14 नवंबर को जो नतीजे आए, वो आपको याद ही होंगे। और रामनाथ जी का बिहार से नाता रहा था, तो उल्लेख बड़ा स्वाभाविक है। इन ऐतिहासिक नतीजों के साथ एक और बात बहुत अहम रही है। कोई भी लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बार बिहार के इतिहास का
सबसे अधिक वोटर टर्नआउट रहा है। आप सोचिए, महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से करीब 9% अधिक रहा। ये भी लोकतंत्र की विजय है। साथियों, बिहार के नतीजों ने फिर दिखाया है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस कितनी ज्यादा है। भारत के लोग आज उन राजनीतिक दलों पर विश्वास करते हैं जो नेक नियत से लोगों की उन एस्पिरेशंस को पूरा करते हैं, विकास को प्राथमिकता देते हैं। और आज इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं देश की हर राज्य सरकार को, हर दल की राज्य सरकार को बहुत विनम्रता से कहूंगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर, हर विचार की सरकार को मैं आग्रह से कहूंगा, बिहार के नतीजे हमें ये सबक देते हैं कि आप आज किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में आपके राजनीतिक दल का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी की सरकार को बिहार के लोगों ने 15 साल का मौका दिया। लालू यादव जी चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का रास्ता चुना। बिहार के लोग इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। और इसलिए मैं हर राज्य सरकार को कहता हूं, आप अपने यहां बेहतर इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने के लिए कंपटीशन करिए। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंपटीशन करिए। डेवलपमेंट पैरामीटर्स में आगे आने के लिए कंपटीशन करिए। फिर देखिए जनता कैसे आप पर अपना विश्वास जताती है। साथियों, बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा, मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, गरीब के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए, गरीब को रोजगार के लिए, गरीब को इलाज के लिए, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बस मेहनत करते रहना है। इस इमोशन के साथ, इस भावना के साथ सरकार लगातार जुटी रहती है, तो उसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम के दिन दिखाई देते हैं। बिहार में भी हमने अभी अभी यही होते देखा है। साथियों, रामनाथ जी से जुड़े एक और किस्से का मुझसे किसी ने जिक्र किया था। ये बात तब की है जब रामनाथ जी को विदिशा से जनसंघ का टिकट मिला था। उस समय नानाजी देशमुख जी ने, उनकी इस बात पर चर्चा हो रही थी कि संगठन महत्वपूर्ण होता है या चेहरा। तो नानाजी देशमुख ने रामनाथ जी से कहा था
कि आप सिर्फ नामांकन करने के लिए आएंगे और फिर चुनाव जीतने के बाद अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाइएगा। फिर नानाजी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर रामनाथ जी का चुनाव लड़ा और उन्हें जिताकर दिखाया। वैसे ये किस्सा बताने के पीछे मेरा ये मतलब नहीं है कि उम्मीदवार सिर्फ नामांकन करने आए। मेरा मकसद है भाजपा के अनगिनत कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं के समर्पण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से भाजपा की जड़ों को सींचा है और आज भी सींच रहे हैं। और इतना ही नहीं, केरला, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर ऐसे कुछ राज्यों में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने खून से भी भाजपा की जड़ों को सींचा है। जिस पार्टी के पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हो, उनके लिए सिर्फ चुनाव जीतना ध्येय नहीं होता, बल्कि वो जनता का दिल जीतने के लिए सेवा भाव से उनके लिए निरंतर काम करते हैं। साथियों, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सभी तक जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। लेकिन हमने देखा कि बीते दशकों में कैसे सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ दलों, कुछ परिवारों ने अपना ही स्वार्थ सिद्ध किया है। साथियों, मुझे संतोष है कि आज देश सामाजिक न्याय को सच्चाई में बदलते देख रहा है। सच्चा सामाजिक न्याय क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया जो खुले में शौच के लिए मजबूर थे। 57 करोड़ जनधन बैंक खातों ने उन लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जिनको पहले की सरकारों ने एक बैंक खाते के लायक तक नहीं समझा था। 4 करोड़ गरीबों को पक्के घरों ने गरीबों को नए सपने देखने का साहस दिया, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। साथियों, बीते 11 वर्षों में सोशल सिक्योरिटी पर जो काम हुआ है वो अद्भुत है। आज भारत के करीब 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी नेट के दायरे में आ चुके हैं। और आप जानते हैं 10 साल पहले क्या स्थिति थी? सिर्फ 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे, आज 94 करोड़ हैं। यानी सिर्फ 25 करोड़ लोगों तक सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच रहा था। अब ये संख्या बढ़कर 94 करोड़ पहुंच चुकी है। और यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है। और हमने सोशल सिक्योरिटी नेट का दायरा ही नहीं बढ़ाया, हम लगातार सैचुरेशन के मिशन पर काम कर रहे हैं। यानी किसी भी योजना के लाभ से एक भी लाभार्थी छूटे नहीं। और जब कोई सरकार इस लक्ष्य के साथ काम करती है, हर लाभार्थी तक पहुंचना चाहती है, तो किसी भी तरह के भेदभाव की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों ने
गरीबी को परास्त करके दिखाया है। और तभी आज दुनिया भी ये मान रही है, डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। आप हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का अध्ययन करिए। देश के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें पहले की सरकारें पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। सोचा जाता था कि यहां विकास करना बड़ा मुश्किल है। अब कौन सर खपाए ऐसे जिलों में? जब किसी अफसर को पनिशमेंट पोस्टिंग देनी होती थी तो उसे उन पिछड़े जिलों में भेज दिया जाता था कि जाओ वहीं रहो। आप जानते हैं इन पिछड़े जिलों में देश की कितनी आबादी रहती थी? देश के 25 करोड़ से ज्यादा नागरिक इन पिछड़े जिलों में रहते थे। साथियों, अगर ये पिछड़े जिले पिछड़े ही रहते तो भारत अगले 100 साल में भी विकसित नहीं हो पाता। इसलिए हमारी सरकार ने एक नई रणनीति के साथ काम करना शुरू किया। हमने राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लिया। कौन सा जिला किस डेवलपमेंट पैरामीटर में कितने पीछे है, उसकी स्टडी करके हर जिले के लिए एक अलग रणनीति बनाई। देश के बेहतरीन अफसरों को, ब्राइट और इनोवेटिव यंग माइंड्स को वहां नियुक्त किया। इन जिलों को पिछड़ा नहीं, एस्पिरेशनल माना। और आज देखिए, देश के ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने ही डेवलपमेंट पैरामीटर्स में अपने ही राज्यों के दूसरे जिलों से बहुत अच्छा करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर, वो आप लोगों को तो बड़ा फेवरेट है। एक समय आप पत्रकारों को वहां जाना होता था तो प्रशासन से ज्यादा दूसरे संगठनों से परमिट लेनी होती थी। लेकिन आज वही बस्तर विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता कि इंडियन एक्सप्रेस ने बस्तर ओलंपिक को कितनी कवरेज दी, लेकिन आज रामनाथ जी ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि कैसे बस्तर में अब वहां के युवा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन कर रहे हैं। साथियों, जब बस्तर की बात आई है तो मैं इस मंच से नक्सलवाद यानी माओवादी आतंक की भी चर्चा करूंगा। पूरे देश में नक्सलवाद माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। आप भी जानते हैं, बीते 5 दशकों तक देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य माओवादी आतंक की चपेट में रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही और सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। साथियों,
आज जब भारत विकसित बनने की एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है, तो रामनाथ गोयनका जी की विरासत और भी प्रासंगिक है। रामनाथ जी ने अंग्रेजों की गुलामी से डटकर टक्कर ली। उन्होंने अपने एक संपादकीय में लिखा था, मैं अंग्रेजों के आदर्श पर अमल करने के बजाय अखबार बंद करना पसंद करूंगा। इसी तरह जब इमरजेंसी के रूप में देश को गुलाम बनाने की एक और कोशिश हुई, तब भी रामनाथ जी डटकर खड़े हो गए थे। और ये वर्ष तो इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने का भी है। और इंडियन एक्सप्रेस ने 50 वर्ष पहले दिखाया है कि ब्लैंक एडिटोरियल भी जनता को गुलाम बनाने वाली मानसिकता को चुनौती दे सकते हैं। साथियों, आज आपके इस सम्मानित मंच से मैं गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के इस विषय पर भी विस्तार से अपनी बात रखूंगा। लेकिन इसके लिए हमें 190 इयर्स पीछे जाना पड़ेगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले वो साल था 1835। 1835 में ब्रिटिश सांसद थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। उसने ऐलान किया था, मैं ऐसे भारतीय बनाऊंगा, वो दिखने में तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे। और इसके लिए मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं बल्कि उसका समूल नाश कर दिया। खुद गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था एक सुंदर वृक्ष थी जिसे जड़ से हटाकर नष्ट कर दिया। साथियों, भारत की शिक्षा व्यवस्था में हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया जाता था। भारत की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई के साथ ही कौशल पर भी उतना ही जोर था। इसलिए मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ने की ठानी और उसमें सफल भी रहा। मैकाले ने यह सुनिश्चित किया कि उस दौर में ब्रिटिश भाषा, ब्रिटिश सोच को ज्यादा मान्यता मिले और उसका खामियाजा भारत ने आने वाली सदियों में उठाया। साथियों, मैकाले ने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ दिया, हमारे भीतरहीन भावना का संचार किया। मैकाले ने एक झटके में हजारों वर्षों के हमारे ज्ञान विज्ञान को, हमारी कला संस्कृति को, हमारी पूरी जीवन शैली को ही कूड़ेदान में फेंक दिया था। वहीं पर वो बीज पड़े कि भारतीयों को अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ बड़ा करना है तो विदेशी तौर तरीकों से ही करना होगा। और ये जो भाव था वो आजादी मिलने के बाद भी और पुख्ता हुआ। हमारी एजुकेशन, हमारी इकोनॉमी, हमारी समाज के एस्पिरेशन सब कुछ विदेशों के साथ जुड़ गई। जो अपना है उस पर गौरव करने का भाव कम होता गया। गांधी जी ने जिस स्वदेशी को आजादी का आधार बनाया था उसको पूछने वाला ही कोई नहीं रहा। हम गवर्नेंस के मॉडल विदेश में खोजने लगे। हम इनोवेशन के लिए विदेश की तरफ देखने लगे। यही मानसिकता रही जिसकी वजह से इंपोर्टेड आइडिया, इंपोर्टेड सामान और सर्विस
सभी को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति समाज में स्थापित हो गई। साथियों, जब आप अपने देश को सम्मान नहीं देते हैं तो आप स्वदेशी इकोसिस्टम को नकारते हैं, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नकारते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण टूरिज्म की बात करता हूं। आप देखेंगे कि जिस भी देश में टूरिज्म फला फूला वो देश, वहां के लोगों को अपनी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करते हैं। हमारे यहां इसका उल्टा ही हुआ। भारत में आजादी के बाद अपनी विरासत को दुत्कारने के ही प्रयास हुए। जब अपनी विरासत पर गर्व नहीं होगा तो उसका संरक्षण भी नहीं होगा। जब संरक्षण नहीं होगा तो हम उसको ईंट पत्थर के खंडहरों की तरह ही ट्रीट करते रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। अपनी विरासत पर गर्व होना टूरिज्म के विकास के लिए भी आवश्यक शर्त है। साथियों, ऐसे ही स्थानीय भाषाओं की बात है। किस देश में ऐसा होता है कि वहां की भाषाओं को दुत्कारा जाता है? जापान, चीन और कोरिया जैसे देश, जिन्होंने देश के अनेक तौर तरीके अपनाए, लेकिन भाषा फिर भी अपनी ही रखी, अपनी भाषा पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए हमने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया है। और मैं बहुत स्पष्टता से कहूंगा, हमारा विरोध अंग्रेजी भाषा से नहीं है, हम भारतीय भाषाओं के समर्थन में हैं। साथियों, मैकाले द्वारा किए गए उस अपराध को 1835 में जो अपराध किया गया, 2035 10 साल के बाद 200 साल हो जाएंगे। और इसलिए आज आपके माध्यम से पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं। अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे। 10 साल हमारे पास बड़े महत्वपूर्ण है। मुझे याद है एक छोटी घटना। गुजरात में लेप्रेसी को लेकर के अस्पताल बन रहा था, तो वो सारे लोग महात्मा गांधी जी से मिले उसके उद्घाटन के लिए। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं लेप्रेसी के अस्पताल के उद्घाटन के पक्ष में नहीं हूं, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ताला लगाना है उस दिन मुझे बुलाना, मैं ताला लगाने आऊंगा। गांधी जी के रहते हुए इस अस्पताल को तो ताला नहीं लगा था, लेकिन गुजरात जब लेप्रेसी से मुक्त हुआ और मुझे उस अस्पताल को ताला लगाने का मौका मिला जब मैं मुख्यमंत्री बना। 1835 से शुरू हुई यात्रा 2035 तक हमें खत्म करके रहना है। जी, गांधी जी का जैसे सपना था कि मैं ताला लगाऊंगा, मेरा भी सपना है कि हम ताला लगाएंगे। साथियों, आपसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो गई है। अब आपका मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप देश के हर परिवर्तन का, देश की हर ग्रोथ स्टोरी का साक्षी रहा है। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहा है, तो भी इस यात्रा के सहभागी बन रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा कि रामनाथ जी के विचारों को आप सभी पूरी निष्ठा से संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आज के इस अद्भुत आयोजन के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी रामनाथ गोयनका जी को आदरपूर्वक मैं नमन करते हुए मेरी बात को
विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I now request Mr. Anand Goenka, Executive Director, the Indian Express Group, to give the vote of thanks. I must admit, I never realized how difficult it's going to be to speak after Modi ji. I'm feeling very overwhelmed. Modi ji, thank you so much for all the wonderful things you said about Ramnath ji, about my grandfather. He's 35 years since he's passed, and I still learn something about him every time somebody speaks about him. So thank you so much for that. I think there will never be a better moment than today to recall my first ever interaction with Modi ji. I was all of 14 years old. He had invited several leading educators across India to discuss the future of education in Gujarat. One of them happened to be my mother, and so she asked me to tag along. And I remember telling her after the event that I was so surprised throughout the 4-hour plus discussion with hundreds of educators that Modi ji had, just how patiently and attentively the Chief Minister sat through and listened. And I think that is still so true today. It's over 25 odd years that I have seen him, whether he's listening or whether he's speaking, I have never known him to be in a rush. He's always 100% present. He's giving his full attention to whoever he's interacting with. And I find that just incredible given just how much we all know he gets done in 24 hours. Thank you, Modi ji. In an age of attention spans defined by Instagram Reels, you took the time to share your heart and soul and mind with us for 40 minutes. You said many thought-provoking things. You've spoken about how Indian economy has been resilient through, in the face of global despondency. How we shouldn't view India only as an emerging market, but as an emerging model. You've given, I think Raj will be spoiled for headlines tomorrow morning because you've given many. You've given Democracy Delivers, Vikas Vikas and Sirf Vikas. You've spoken about the emotional side to an election campaign. And most importantly, I think the importance to dismantle the colonialism in our thoughts that the British kind of downloaded 150 years ago, and remember the pride in our culture. मोदी जी, आपने भाषा की बात की तो एक ऑफ स्क्रिप्ट जो मुझे याद आ रहा है, मैं आपको I can't resist sharing. English, Spanish, there are many languages that kind of spread around the world after economic and military conquest. There was a period in time where all of Asia got Sanskritized. Kandahar was Gandhara, Singapore, Singapura. All of that happened without any military conquest. It was just with the power of ideas. It was a power of soft power. The Prime Minister, I must formally thank you, my father and I, all our colleagues. Thank you for the lovely tribute you've made to my grandfather, so deeply felt and deeply thought. I think it's important to mention that we are all passionate for Ramnath Goenka's journalism, not only because that is our legacy, that is our inheritance. We are passionate for it because we believe that today, more so than ever, it is what a healthy society needs. We are seeing societies around the world and so torn, so dangerously polarized. Ramnath Goenka's journalism was patriotic, courageous, it was honest, but I think what drove him most was a belief that a newspaper's role is to be balanced and show all perspectives. Its job is to earn the trust of every Indian reader. If I can borrow the Prime Minister's phrase, I think Ramnath ji believed that a newspaper must have sabka vishwas. Many in my industry would dismiss balance and fairness as boring and unviable. I think our growth as a newspaper group and one of the world's largest digital news organizations, reaching over 200 million users a month today, shows that there is indeed a large audience for balance and objectivity. The other memory I have from my first meeting with the Prime Minister is that he's a leader with very strong convictions. And that's another aspect about him that hasn't changed. And one of his convictions we saw today was really his belief
in the potency of soft power. It is especially important today when the world seems to be all about hard power, all about coercion, about negotiating with carrots and sticks and transactional relationships. Under your leadership, Prime Minister, we see a government which acknowledges the equally important hand in building a nation that soft power has to hard power. That along with military and economic might, the soft power of Brand India is equally important. That from our culture, our heritage, and our 1.4 billion stories to yoga and even his favorite Moringa Paratha, all of this is equally important for if India is to lead in the world. I think a testament to that soft power is the range of guests we have with us this evening, from culture to judiciary, from politics to business. Thank you all of you for being here and making time. I'd also, I think, end by extending my gratitude to our sponsors. Our old friends, Yatin and Karan, 361 are presenting sponsors. Thank you all so much. And to all our sponsors whose names you've been seeing somewhere here for a long time now. And to everyone at the Prime Minister's office and the SPG who helped make this a smooth evening. This Prime Minister, he is famously so busy and so active. I'm sure that he has the ability to keep his team also motivated to be just as nimble and on their feet. Thank you all so much for being here. After the Prime Minister leaves, I invite all of you to please join us for dinner. Thank you so much. Thank you. Everyone, kindly be seated. तो आप देख रहे थे नई दिल्ली से रामनाथ गोयनका स्मृति व्याख्यान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना व्याख्यान दिया। तमाम विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी, विविध विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने रामनाथ जी की प्रतिबद्धता, विजन को अपनी प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि रामनाथ जी की प्रतिबद्धता और विजन जो है वो हमारी प्रेरणा है। अगर प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातों की हम चर्चा करें तो उन्होंने कहा कि रामनाथ जी ने हमेशा देश हित को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्याख्यान में कहा कि रामनाथ जी ने हमेशा कर्तव्य और सत्य को सर्वोपरि रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित और आत्मनिर्भर होने के लिए अधीर है और यह अधीरता पॉजिटिव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक से एक चुनौतियां भारत के विकास की रफ्तार को रोक नहीं पाई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल जैसे संकट के बीच भी देश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ती रही। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अस्थिरता और चुनौतियों के बीच भारत की विकास दर बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया इंडियन ग्रोथ मॉडल को मॉडल ऑफ होप मान रही है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के नतीजे ऐतिहासिक है। उसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, और क्यों ऐतिहासिक है यह भी कहा प्रधानमंत्री ने। उन्होंने बताया कि बिहार के नतीजे ये सबक देते हैं कि किस तरह की सरकार चलाई जा रही है, किस तरह की सरकार चला रहे हैं। पीएम ने कहा कि बिहार के ऐतिहासिक नतीजों में महिलाओं का अहम योगदान है। उन्होंने बताया कि 9% महिलाओं का वोट ज्यादा रहा पुरुषों के मुकाबले। चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड में नहीं, इमोशन मोड में रहना जरूरी है, प्रधानमंत्री ने कहा। गरीबों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के नतीजे सरकार की इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है। पीएम मोदी ने रामनाथ गोयनका स्मृति व्याख्यान में कहा कि केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खून से बीजेपी की जड़ें सींची हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने पसीने से जड़ें सींची हैं। बीते 11 वर्षों में सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया है। पीएम ने कहा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ने विकास की नई परिभाषा लिखी है। पूरे देश में नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद का दायरा तेजी से सिमट रहा है।
प्रधानमंत्री ने विस्तार से इसकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस माओवाद आतंकवाद को पालती पोसती रही है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सलियों ने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी कांग्रेस बना दिया है। प्रधानमंत्री ने एक बड़ा हमला किया कांग्रेस पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम लीगी कांग्रेस देश हित को तिलांजलि देने को तैयार है। मुस्लिम लीगी कांग्रेस देश हित को तिलांजलि देने को तैयार है, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि अपनी विरासत पर गर्व होना पर्यटन के विकास के लिए भी आवश्यक शर्त है। पीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा को खास महत्व दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 10 वर्ष में मैकॉले की गुलामी वाली मानसिकता से मुक्ति पाने का संकल्प लें और 200 वर्ष पूरे होंगे अगले 10 वर्ष में और मैकॉले की गुलामी वाली मानसिकता से मुक्ति पाने का संकल्प लें। तो ये रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रामनाथ गोयनका स्मृति व्याख्यान में कुछ विशेष बातें जो उन्होंने कही। और इसी के साथ न्यूज नाइट के आज के अंक में आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।